आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। जम्मू कश्मीर की सियासत ने आज उस वक्त एक नया मोड़ ले लिया जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो रियासत की असेंबली को तहलील करने के अपने फैसले पर को वो सही ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो दिल्ली की तरफ देखते तो सज्जाद लोन की सरकार उन्हें बनानी पड़ती और तारीख के पन्नों में वो बेईमान के तौर पर जाने जाते, लिहाजा उन्होंने उस मामले को ही खत्म कर दिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किसने उन पर सज्जाद लोन के लिए दबाव बनाया। अगर उनकी बात सही है तो इससे पहले भी कई मामलों में गवर्नर पर दबाव डाला गया होगा। साथ ही जिस तरह से अपनी मजबूरी सत्यपाल मलिक जाहिर कर रहे हैं तो फिर इससे पहले वो किसके इशारों पर पीडीपी, कांग्रेस, एनसी इत्तेहाद को खतरनाक बता रहे थे। इन्हीं सवालों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। एक बार क्लियर कर दूं कि दिल्ली की तरफ देखता तो लोन की सरकार मुझको बनाना पड़ती और मैं इतिहास में एक बेईमान आदमी के तौर पे जाता। लिहाजा मैंने उस मामले को ही खत्म कर दिया। आप जो गाली देंगे देंगे, लेकिन मैं कन्विंस्ड हूं कि मैंने ठीक काम किया। जम्मू कश्मीर में असेंबली तहलील होने पर जारी सियासी जंग के बीच गवर्नर सत्यपाल मलिक ने ये बयान देकर सियासी जलजला ला दिया है कि दिल्ली की तरफ देखता तो लोन की सरकार मुझको बनाना पड़ती और मैं इतिहास में एक बेईमान आदमी के तौर पे जाता। मलिक ने कहा है कि अगर मैं दिल्ली की तरफ देखता तो सज्जाद लोन की सरकार बनानी पड़ती और तारीख में मुझे बेईमान इंसान करार दिया जाता। अब जिन्हें गाली देनी है वो देंगे, लेकिन मैं मुतमईन हूँ कि मैंने सही काम किया, इसीलिए असेंबली ही भंग कर दी। फिर एक बार क्लियर कर दूं कि दिल्ली की तरफ देखता तो लोन की सरकार मुझको बनाना पड़ती और मैं इतिहास में एक बेईमान आदमी के तौर पे जाता। लिहाजा मैंने उस मामले को ही खत्म कर दिया। आप जो गाली देंगे देंगे, लेकिन मैं कन्विंस्ड हूँ कि मैंने ठीक काम किया। सत्यपाल मलिक के इस इंकिशाफ के बाद ये बात तो साफ हो गई है कि दिल्ली यानी मरकजी हुकूमत सज्जाद लोन को सीएम बनाने की तैयारी में थी। मलिक ने मरकजी हुकूमत को सीधे निशाने पर लेते हुए यहाँ तक कह दिया कि उन्हें मालूम है कि अब वो कब तक गवर्नर बने रहेंगे। हालांकि बीजेपी लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम कविंद्र गुप्ता का कहना है कि सत्यपाल मलिक सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। अब सत्यपाल मलिक का ये दर्द झलका है तो इसके छींटे दूर दूर तक तो पड़ेंगे ही। दरअसल जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता दिनों सरकार बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ने सरकार बनाने की कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन मलिक ने बीच में ही असेंबली तहलील कर दी थी। इसके बाद से ही गवर्नर पर अपोजिशन हमलावर था। कहा जा रहा था कि उन्होंने बीजेपी सरकार की बात मानते हुए असेंबली तहलील कर दी थी, लेकिन सत्यपाल मलिक ने आज सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने मरकजी हुकूमत की नहीं सुनी। गवर्नर इसके बाद से ही अपोजिशन के निशाने पर थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर दिल्ली में दबाव नहीं था तो सत्यपाल मलिक ने असेंबली तहलील क्यों की और क्यों वो लगातार पीडीपी, एनसी, कांग्रेस इत्तेहाद पर निशाना लगाते रहे। और अब ऐसा क्या हुआ है कि वो ये बोलने पर मजबूर हो गए हैं कि दिल्ली सज्जाद लोन को सीएम बनाना चाहती थी, क्योंकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन को बीजेपी की हिमायत हासिल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो अगर मैं दिल्ली की सुनता, यानी कि अगर मरकजी हुकूमत की मैंने बात मानी होती तो जम्मू कश्मीर में सज्जाद लोन की क़यादत वाली हुकूमत बनती। ये बयान दिया है सत्यपाल मलिक ने, जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने, जिसके बाद से ही सियासी भूचाल आ गया है और तमाम तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कविंद्र गुप्ता का ये कहना है इस पूरे मामले को लेकर कि दरअसल वो सुर्खियां बटोर रहे हैं और यही कविंद्र गुप्ता थे जब उन्होंने असेंबली तहलील कर दी थी तो वो हीरो दरअसल बन गए थे सत्यपाल मलिक। लेकिन ये समझ से परे है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ है कि सत्यपाल मलिक ने इस तरह का ये बयान दिया है। इस पर बात करने के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग वर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर समीउल्लाह, पीडीपी के लीडर, श्रीनगर स्टूडियो में मौजूद हैं। रशीद राहिल, पॉलिटिकल एनालिस्ट, श्रीनगर स्टूडियो में मौजूद है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है।
शुरुआत में समीउल्लाह साहब आपसे करना चाहूंगी, क्या लग रहा है आपको सत्यपाल मलिक का ये बयान इस वक्त में क्यों आया है? क्या वाकई में उनके ऊपर इस तरह का दबाव है दिल्ली से? देखिए, सत्यपाल मलिक जी अब एक झूठ को कवर करने के लिए दूसरा झूठ बोल रहे हैं। बेसिकली बात यह है कि वो नंबर्स वो उन्होंने अपनी तरफ से पूरा मौका दिया सजाद लोन की गवर्नमेंट को बनने का। बीजेपी उसमें बराबर शामिल थी। वो पूरी तरह से उनको मौका दे रहे थे एमएलएज को खरीदने का, हॉर्स ट्रेडिंग करने का। लेकिन जब वो उसमें कामयाब नहीं हुए और अचानक से उनके सामने एक और विपक्ष ने सरकार बनाने की तैयारी की, तो वो एकदम से चौकन्ना हो गए और उन्होंने फिर असेंबली उनको डिसॉल्व करना पड़ी। जो अभी ये कह रहे थे वो दिल्ली के इशारों पे ही हर कोई चीज़ करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और ये भी वो दिल्ली के इशारे पे ही कर रहे थे, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि उनका अभी जो एमएलए का नंबर था वो बराबर हो नहीं पा रहा था। उनका ये कहना है कि उन्होंने दिल्ली के इंस्ट्रक्शंस नहीं माने। उनका ही कहना है कि दिल्ली के इंस्ट्रक्शंस उन्होंने नहीं माने, और अगर वो मान लेते तो वो इतिहास में, हिस्ट्री में वो एक बेईमान के तौर पर देखे जाते, इसीलिए उन्होंने किसी को मौका नहीं दिया। ये तो दिल्ली की इंस्ट्रक्शंस अगर नहीं होती तो उन्होंने असेंबली बहुत पहले की डिसॉल्व कर ली होती। और अगर दिल्ली, ये भी हो सकता कि वो असेंबली या तो डिसॉल्व करते ही नहीं, दोनों तरह से वो फिर सच्चे साबित होते। लेकिन जो उन्होंने उसी वक्त असेंबली डिसॉल्व की जब ये एक यहाँ से एक गठबंधन बन गया 2-3 पार्टीज का, तो उस वक्त वो उसको एक्सपोज कर लिया उनको कि नहीं, आपका यही उनका मकसद ही था कि जितना टाइम रहे ये असेंबली, ताकि मौका मिले सजाद लोन साहब और बीजेपी को एमएलएज खरीदने का, जोड़ तोड़ का। लेकिन जब वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए तो वो अभी भी और मौका देते। अगर यहाँ से सरकार की कोशिश ना हुई होती तो वो फिर से अभी तक असेंबली डिसॉल्व नहीं हुई होती। लेकिन जो उन्होंने असेंबली, वो सिर्फ दबाव के तहत, क्योंकि एक और ये उनके सामने स्टेक आ गया था क्लेम किया ये गवर्नमेंट का, तो उन्होंने उस दबाव में आके ये डिसॉल्व किया, ना कि दिल्ली के साथ तो बिल्कुल उनके ही इशारों पे सब कुछ कर रहे थे। आपके पास आऊंगी डॉक्टर समीउल्लाह साहब। रशीद राहिल साहब मेरे साथ जो जुड़े, उनसे बात करूंगी। रशीद साहब, आपको क्या लग रहा है कि पहले जब असेंबली तहलील की गई, जब सत्यपाल मलिक ने कहा कि दरअसल हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना वो चाहते थे, खरीद फरोख्त होती और एक ऐसी हुकूमत बनती जो अनस्टेबल होती और अनहोली अलायंस होता, ये अब अचानक से वो ये कह रहे हैं दरअसल कि उन्होंने दिल्ली के इंस्ट्रक्शंस नहीं माने, और अगर वो दिल्ली के इंस्ट्रक्शंस मानते तो सज्जाद लोन की क़यादत वाली हुकूमत बनती और वो इतिहास में एक बेईमान शख्स के तौर पर दर्ज हो जाते। क्या आपको लग रहा है ये उनका एक सोचा समझा स्ट्रेटजी के तहत बयान है? देखिए मोहतरमा, जहाँ तक एक तजिया निगार की हैसियत से मैं समझ रहा हूँ, इसके पीछे कई महरिकात साबित हो सकते हैं और एक पॉलिटिकल गेम से ही हम इसको तस्वुर करेंगे। एज़ फार एज जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कंसर्न, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो गवर्नर ऑफ स्टेट होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एजेंट की हैसियत से बतौर यहाँ काम कर रहा है। इट इज़ इम्पॉसिबल कि गवर्नर बिना कंसेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई कदम उठा सकता है, ये नहीं हो सकता है। रहा सवाल, क्या पहले उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए कहा कि मैं असेंबली तहलील कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद ये कह रहा है कि मैं यहाँ बदनाम एक सियासतदान के तौर पर मुझे जाना जाता था, मैं अपने ज़मीर को फ़रोख्त नहीं कर सकता था, एक बेईमान गवर्नर की हैसियत से अपना नाम दर्ज नहीं करना चाहता था हिस्ट्री में। तो मैं समझता हूँ ये भी एक सियासत का एक खेल है और इसके पीछे भी कई महरिकात हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट सज्जाद लोन को अपने साथ अच्छे संबंध रखने के लिए ये काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनको जो फाउल खेलना था, अगर वहाँ हुकूमत बनी तो फिर उसके पास नंबर्स नहीं थे, तो उसको अवॉइड करने के लिए, उसको गुड बुक्स में रखने के लिए गवर्नर साहब ने ये बयान मेरे ख्याल से दिया है। अब आगे क्या नीति होगी वो 2-4 दिन में मेरे ख्याल से साफ होगी। और साफगोई नहीं देख रहे सत्यपाल मलिक की? आपको ये नहीं लग रहा कि वो दरअसल जिस तरह से लगातार इल्जाम तराशी हो रही थी, उनको लगातार टारगेट किया जा रहा था, एक तरह से उन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए ये बयान आकर दिया है सामने?
देखिए, अगर टारगेटिंग का सवाल है तो टारगेट उसको यहाँ की पार्टियां कर रही थी, न कि मरकजी सरकार। मरकजी सरकार, जहाँ कविंदर गुप्ता की बात आप ही ने कही है, एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर की या एक्स जो यहाँ असेंबली के स्पीकर रहे हैं, उन्होंने उस स्टेप का वेलकम किया है। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर राणा ने भी उसको सपोर्ट किया था, उसके बयान को वेलकम किया था। तो आज क्या नौबत आ गई कि उन्हें ये कहना पड़ा कि मैं अपने आप को बेईमान साबित नहीं करना चाहता था। तो सीधी सी बात है, तब जब वो सही थे, तब जब उनका बयान सही था, तो आज क्यों गलत है? तो ये भी हो सकता है कि आगे जो रणनीति है, जो आने वाले इंतखाबात हैं, जो इंतखाबात होंगे, तो उसके लिए उनके एक स्ट्रेटजी पॉइंट हो सकता है। ये मेरा मानना है। जी, अनुराग वर्मा जी, आपको क्या लग रहा है, बैठे बिठाए आखिर सत्यपाल मलिक को क्या सूझी कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया है? आप श्रीनगर में मौजूद यहाँ पर पीडीपी के लीडर और आपने पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है उनको अभी आपने सुना, उनको लग रहा है कि ये भी एक सोचे समझे एक स्ट्रेटजी के तहत दरअसल ये उनका बयान है, ऐसा नहीं कि कोई फेस सेविंग है या वाकई में उनको कुछ रियलाइजेशन हुआ है जो इस तरह का उन्होंने बयान दिया है? देखिए, अगर ये मिस्टर मलिक के जो है बयान को देखा जाए तो इसमें अगर हम एक बैकग्राउंड में जाएं, पिछले 10-20 साल, 25 साल, 30 साल का इतिहास निकालें, तो जो भी गवर्नर होता है वो कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार का नुमाइंदा होता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ये हमारे मित्र लोग वहां से बोल रहे हैं, वो उनका नुमाइंदा होता है। मोर और लेस केंद्र सरकार के जो एजेंडा होता है उसको वो इम्प्लीमेंट करता है। इसमें कहीं कोई बुराई भी नहीं है और इसमें कहीं कोई बुराई है या नहीं है ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोजीशन है, चाहे वो हम वाइस प्रेसिडेंट की, गवर्नर की बात करें, ऐसी पोजीशन है जो पार्टी से ऊपर होती है। लेकिन अगर आप पिछले 30 साल 25 साल की प्रैक्टिसेस देखेंगे तो कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार की जो पॉलिसीज होती है, जहाँ उनके वो होता है, उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करता है और उन्हीं के फेवर्ड पीपल ही बैठते हैं। हाँ, तो वो सिस्टम ही बना हुआ है कि जो राज्यपाल जितने भी बनाए जाते हैं वो जैसी सरकार आती है वो अपने लोगों को भेजती है। तो इसमें ये पिछले बहुत ही लंबे समय से सिस्टम बना हुआ है कि वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के जो एजेंडा होता है, जो केंद्र सरकार की जो प्लानिंग होती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। जब कभी भी ऐसा हुआ है या हो सकता है कि जब वो वहां का राज्यपाल ये सोचता है कि नहीं, हमें, जैसा कि इन्होंने बोला भी है, जिस तरह से बोला कि मैं इतिहास में विलन नहीं बनना चाहता, कि एकदम ऐसा कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल विपरीत कोई काम ना कर दें कि इनको बाद में बहुत ज्यादा या फिर आलोचना का सामना करना पड़े। देखें अनुराग वर्मा जी कि जिस तरह से लगातार ये बात हो रही थी कि दरअसल सज्जाद लोन के पास वो नंबर ही नहीं थे जिसका वो बिला वजह दावा कर रहे थे। जैसे ही पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक साथ आने की बात सामने आई, दावा तो उन्होंने नहीं तब तक पेश किया था, उसके बाद से ही एकदम से भूचाल आ गया। और अगर ऐसा था और नंबर थे सज्जाद लोन के पास, वाकई में वो नंबर्स थे, एमएलएज उनके पास थे, वो हुकूमत बना सकते थे, तो तभी उन्होंने फैक्स क्यों किया, तभी उन्होंने वो लेटर क्यों भेजा जब ये तीनों पार्टियां एक साथ आ गई? देखिए, इसमें हमारे पीडीपी के जो मित्र हैं वो शायद उससे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन अगर आप हॉर्स ट्रेडिंग की बात करें या आप किसी भी पार्टी में उसका विच्छेद की अगर हम बात करें, तो कश्मीर की राजनीति को समझते हुए ये एकदम इम्पॉसिबल सिचुएशन नहीं है कि वहां कोई पार्टी में डिफेक्शन नहीं हो सकता जी। इनफैक्ट जब ये सरकार, ये अलायंस बना था, तो उस समय भी पीडीपी पे बहुत प्रेशर था कि वहां के एमएलएज बहुत एकदम विद्रोह की स्थिति में आ गए थे कि अगर हम सरकार किसी भी तरह से हम सरकार में नहीं आए तो कुछ भी हो सकता है। तो उनके ऊपर भी, मुफ्ती साहब पे भी बहुत दबाव था कि उन्हें सरकार बनानी पड़ी थी। तो आप डिफेक्शन की अगर बात करें, तो अगर वो कहें कि वो हॉर्स ट्रेडिंग कर नहीं पाए, तो भाजपा का इतिहास देखते हुए मैं शायद इस बात को मानने में मुझे थोड़ी समस्या होगी। जी, समीउल्लाह साहब, मुझे आप ये बताइए कि सत्यपाल मलिक के इस बयान से आपको क्या लग रहा है कि कोई फायदा होता हुआ तो उन्हें नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में बैठे लोग, यानी कि जाहिर सी बात है, सीधे तौर पर उन्होंने नरेंद्र मोदी हुकूमत को लेकर सवाल उन्होंने खड़े किए हैं कि उनके ऊपर एक तरह का प्रेशर था। यानी कि ना सिर्फ ये, बल्कि हो सकता है और बहुत सारे डिसीजंस उन्होंने उस प्रेशर में लिए हों, और इसका जिक्र उन्होंने इसलिए किया हो क्योंकि लगातार जो अलग अलग पार्टियां हैं, आपकी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और दीगर लोग जो हैं वो उनको टारगेट कर रहे थे। उनका ये कहना था कि दरअसल उन्होंने एक पपेट की तरह काम किया है। तो क्या आपको लग रहा है कि फेस सेविंग के लिए उन्होंने ये कहा है? क्योंकि इससे लग तो नहीं रहा कि कोई डायरेक्ट उनको कोई फायदा मिलने वाला है इस बयान से। थोड़ा
काम था वो बस वो हो गया मुझे। बिल्कुल फेस सेविंग के लिए कहा है, और ये डिफेंस इनडिफेंसिबल को डिफेंस जब किया जाता है तो ऐसे ही बयान सामने आते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग को बिल्कुल जानबूझ के वो बढ़ावा दे रहे थे। वो चाह रहे थे कि डिफेक्ट हों लोग, लेकिन शायद उतने लोग डिफेक्ट होना इम्पॉसिबल था, तो वो फिर भी कोशिशें बराबर चालू थी, जिसका इधर मैं खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन बिल्कुल कोशिश हो रही थी कि डिफेक्शन हो, और उसके लिए हर एक चीज़ का इस्तेमाल हो रहा था। और उसमें गवर्नर साहब बिल्कुल साथ, हाथ में उनका बिल्कुल इसमें हाथ था, वो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिल के ये चीज़ कर रहे थे। लेकिन ये जो अचानक चीज़ उनके सामने आ गई, वो उनके तस्वुर के बिल्कुल विपरीत था कि शायद ये तीनों पार्टियां एक साथ आके हुकूमत का दावा कर सकते हैं। जब ऐसी चीज़ आ गई तो उनको बिल्कुल 1-2 घंटे के अंदर अंदर ही उन्होंने ये फैसला ले लिया है कि अब तो फेस सेविंग सिर्फ इसी से हो सकती है कि हम असेंबली डिसॉल्व करें, वरना सारी चीजें बिल्कुल खुल के सामने आ जाती जी। तो लेकिन असेंबली तो ये डिसॉल्व कहना हो गई, कि तमाम वो ये बातें अपने खत्म बिल्कुल हो गई। सच्चे मन से ऐसा बयान दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल जी, तमाम चीजें खत्म हो गई। अब एक तरह से कह सकते हैं कि ये खबर भी एक तरह से लोग इसको शायद थोड़ा थोड़ा करके शायद भूलने लगे हों, और एवरीबडी हैज मूव्ड ऑन। लेकिन अभी इनका ये बयान देना ये कई तरह के सवाल भी खड़ा करता है कि आखिर क्यों दिया गया। और क्या आपको लगता है कि इस बयान के बाद जिस तरह से उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि हो सकता है कि उनको लेकर अब कोई कार्रवाई हो, या हो सकता है उनको हटा दिया जाए, क्या आपको लग रहा है ऐसा कुछ हो सकता है? कविंद्र गुप्ता भी ये कह रहे हैं कि एक तरह से सुर्खियां बटोरने के लिए उन्होंने ये सब किया है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है। उनका जो भी कहा है, जो भी किया है, वो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल्कुल मतलब उनसे कह के मशवरा हो के ऐसा कह रहे हैं वो, इसलिए उन पे कोई कार्रवाई और इस चीज़ का कोई जवाब ही नहीं बनता है। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज़ होने वाली है। रशीद साहब, क्या आपको भी ये लगता है कि इट्स अ प्री प्लान जो उन्होंने बयान दिया है वो ऐसे ही नहीं दे दिया, या ऐसा नहीं लगा कि अचानक से वो सो के उठे, उन्होंने अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनी, उन्होंने सामने आके कहा कि नहीं, मुझे लोगों को ये बताना चाहिए कि वाकई में क्या कुछ चल रहा था और किस प्रेशर में मुझे असेंबली तहलील करनी पड़ी? या आपको लग रहा है कि दरअसल मरकज़ की हुकूमत से पूरा राब्ता करके तमाम चीज़ें उन्हें बता के उसके बाद ये किया गया है और कोई एक्शन वैक्शन नहीं होने वाला है उनको लेकर? देखिए, मैं दो चीज़ें समझता हूँ। जहाँ तक गवर्नर सतपाल मलिक के बयान का ताल्लुक है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक ये कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है, गवर्नर साहब इस चीज़ को भी एलाबरेट करना चाहते हैं और मीडिया के सामने ये कहना चाहते हैं, देखिए एज अ नुमाइंदा जो मैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हूँ, इसके बावजूद हिंदुस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ज़मीर की आवाज़ सुनते हैं। तो ये क्रेडिट भी एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, तो दूसरी तरफ जो वो ये कहता है कि मैं अपने ज़मीर की आवाज़ के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता हूँ, तो इस बात से भी ही उसी को क्रेडिट होता है कि हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेटिव जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, यहाँ दोनों सूरतों में ही हिंदुस्तान या मरकज़ी सरकार हम कहें उसको ही क्रेडिट होता है। जहाँ तक मेरा मानना है, अगर वाकई आप भी एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं मैदान में, हम भी काम कर रहे हैं, अगर वाकई गवर्नर साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट के सोच के खिलाफ आवाज़ उठाई हो तो विद इन 3 और 4 डेज यू विल सी द रिएक्शन, उसको फिर वहाँ से हटा दिया जाएगा। अगर नहीं तो फिर ये एक सोचा समझा मनसूबा ही कहा जा सकता है, जैसा कि हमने पहले भी कहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर खुले पैमाने पर उन्होंने इस तरह से आके बात की, खुले मंच पर आके इस तरह की बात की है, तो मरकजी हुकूमत के लिए भी मुश्किल हो सकती है उनके लिए इस तरह का डायरेक्ट एक्शन लेना। फिर उनको जवाबदेही तो उनकी बनती है कि आखिर क्यों एक्शन लिया गया है। खुले जहन से बात करने को, देखिए, खुले जहन से बात करने को यहाँ किसी को कदगर नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं। एक नेता आज एक बात कर रहा है, कल को वो दूसरी बात कह रहा है। यहाँ तो ये बातें 2 दिन के बाद ही भूल जाते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ गवर्नर साहब के खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं कि वो कोई गलत कदम उठाया होगा।
लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये आने वाले वक्त जो है बीजेपी के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस, उन इलेक्शंस के लिए ये एक स्ट्रेटजी व्यू पॉइंट हो सकता है, एक तौर तरीका हो सकता है किस तरह से लोगों को गेन किया जाए। देखिए, हम जैसे लोग हैं या हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ स्टेट में काम कर रहे हैं, वो किस तरह के अपने ज़मीर की आवाज़ सुन सकते हैं, किस तरह से वो अच्छे लोग हैं, तो ये भी उनको क्रेडिट होता है। मैं समझता हूँ ये एक गेम प्लान है, एक पॉलिटिक्स। डॉक्टर समीला साहब, लगातार हम ये देख रहे हैं सत्यपाल मलिक जो है वो अलग अलग मंचों पर आकर वो दरअसल ये दिखाते हैं कि जब से वो आए हैं और जब से वो गवर्नर बने हैं जम्मू कश्मीर के, तब से उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव किया है, खासतौर पर जब से गवर्नर रूल है। चाहे वो जो यंग लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने की बात हो, या फिर चाहे पंचायत इंतखाबात हो, लोकल बॉडी इंतखाबात हो, वो कराने की बात हो। उनका कहना है कि एक तरफ आप देखें मिलिटेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, उनका खात्मा किया जा रहा है, दूसरी तरफ नौजवानों को मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है, और तीसरी तरफ दरअसल लोकल बॉडी इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन किए जा रहे हैं। तमाम तरह के धमकियों के बाद अलहदगी पसंद लीडरान की हो, चाहे मिलिटेंट्स की हो, तमाम लोगों की हो। तो क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से वो अपने आप को एक मुख्तलिफ गवर्नर लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से वो कर रहे हैं कि वो लगातार नुमाया काम कर रहे हैं, उसी की कड़ी में ये भी दिया गया उनका बयान है? ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो ऐसे बयान देने में कंटिन्यूसली उन्होंने ऐसे बयान, जब से वो यहाँ आए हैं ऐसे बयानात उन्होंने कंटिन्यूसली दिए हैं, लेकिन उनके किसी बयान को मैं मतलब ग्राउंड पे वो सूरत हाल नहीं है। अगर वो कहते हैं कि यहाँ पे आप उनके आने से हालात ठीक हों, वो ऐसा तासुर देना चाहते हैं कि यहाँ उनके आने से हालात, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो ग्राउंड पे हर रोज़ हालात अब बदतर से बदतर होते देख रहा हूँ। मिलिटेंसी बढ़ रही है, जवान अभी भी वैसे ही है, खफा है। आप ये नहीं कह सकते कि उनके आने से या कोई हालात में सुधार आया है। वो ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ग्राउंड पे मेरी समझ से परे बात यह है डॉक्टर समीला साहब कि जब तक आप इख्तिदार में थे बीजेपी के साथ, तब तक आप खुल के इस तरह की बातें नहीं किया करते थे। पीडीपी की मैं बात कर रही हूँ, और जब आप इख्तिदार में नहीं है, बीजेपी से आपका अलायंस खत्म हो गया, आपकी हुकूमत नहीं रही, तो अब आप ये तमाम बातें खुल के कर रहे हैं, तो जमीर की आवाज तो आपको भी सुननी चाहिए थी। जमीर की आवाज सुनने की वजह से ही गवर्नमेंट टूटी। अगर हम उनकी सुनते तो गवर्नमेंट अभी भी चल रही होती। लेकिन अलायंस तो बीजेपी ने खत्म किया है ना, पीडीपी ने खत्म तो नहीं किया। कंटिन्यूअस एक हिंड्रेंस, तो वही तो उनको, वो तो मजबूर हो गया ना ये अलायंस खत्म, क्योंकि हम सुन नहीं रहे थे। हम बार बार उनको ऐसी चीजें करने के लिए कह रहे थे जो वो करना नहीं चाहते थे, तो जिससे वो मजबूर होके निकल गए अलायंस से। आपको ऐसे, हमने कभी भी जब हम गवर्नमेंट में भी थे तब भी ऐसी कभी भी हर वक्त हमने यही कहा है कि आपको बात करनी पड़ेगी, हुर्रियत से बात करनी पड़ेगी, पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, उसी से सिर्फ हालात सुधर सकते हैं। आप पंचायत, आप गवर्नर चाहे 10 बदल लो, आप रोड्स डेवलपमेंट जितना कर लो, ये मसला खत्म होने वाला नहीं है जब तक आप बात। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान से बात करके हालात कैसे सुधरेंगे? ये कैसे संभव है? ये आपकी पार्टी का स्टैंड फ्रीक है इस मसले का, तो उससे जब तक आप सारे फ्री, बिल्कुल हमारा पार्टी का पहले से स्टैंड रहा है कि हुर्रियत और पाकिस्तान से बात किए बगैर इस मसले का हल हो ही नहीं सकता है। जो भी उसके बगैर पाकिस्तान कैसे पार्टी हो गया? पाकिस्तान पार्टी कैसे ये हमारा, ये आपको नहीं लगता ये हमारा अंदरूनी, हमारे मुल्क का ये मामला है? पाकिस्तान इसमें किस तरह से फरीक हो गया? पाकिस्तान से किस तरह की बात? आधे से ज्यादा कश्मीर तो हमारा उनके पास है, वो कैसे फरीक नहीं हुए? आधे से ज्यादा कश्मीर तो उनके इसमें है, उनके कब्जे में है जी। तो वो कैसे फरीक नहीं हुए? लेकिन जो हमारे कब्जे में है, हमें बात तो उसकी करनी चाहिए ना कि वहां पर किस तरह से अमन कायम किया जा सके, मिलिटेंसी का खात्मा किस तरह से किया जा सके, नौजवानों को रोजगार किस तरह से दिया जा सके, मासूम जो हर रोज मर रहे हैं उनको वो किस तरह से कम किया जा सके, किस तरह से तमाम लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, वहां खुशहाली हो, कारोबार हो। ये तो हमारा अंदरूनी मसला है। तो इसके लिए पीडीपी कैसे पाकिस्तान का रोल देख रही है? उससे क्या पाकिस्तान का तो क्या? आपका मतलब यह है कि जो, अच्छा इसका मतलब यह है कि जो कश्मीर उनके पास है उसे आपने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं कि वो हमारा नहीं है। आप मिलिटेंसी के लिए कैसे बात करने जाएंगे? देखिए,
आप शायद दो मसलों को आपस में मिला रहे हैं, दो अलग अलग मसले हैं। एक मसला यह है कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो किस तरह से हम हासिल करें, वो हमारे किस तरह से हम हासिल करें। दूसरा मसला यह है कि जो कश्मीर हमारा है, जो हमारा हिस्सा है, वहां पर अमन बहाली किस तरह से हो। डॉक्टर साहब, आप शायद ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से हम बात ये करें, एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट, एक ही मसला है। डॉक्टर साहब अगर आप ये कह रहे हैं, डॉक्टर साहब अगर आप ये कह रहे हैं कि जो कश्मीर उनके पास है वो हमें पाकिस्तान कब और किस कंडीशन में देगा, ये हमें बात करनी है उनसे, तो बात आपकी जायज है। अगर आप ये कह रहे हैं जो हमारे पास है वहां अमन कैसे होगा, उसकी बात हम पाकिस्तान से करने चाहें तो माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि जो पीओके है उसको तो पाकिस्तान ये कहता है कि वो आजाद है, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कब्जे में है। नहीं है तो पाकिस्तान के कब्जे में, लेकिन पाकिस्तान तो ये कहता है ना कि वो आजाद है। में वो पाकिस्तान के कब्जे में है, दोनों पे बात होनी चाहिए। वो उनका अपनी राय हो सकती है उनकी, वो आजाद है। वो हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे जो प्री 1947 जम्मू कश्मीर है उसकी बात कर रहे हैं। तो एक मसला है, आप अगर सिर्फ ये चाहें कि यहाँ अमन हो जाए या हमारा अंदरूनी मसला, तो वो उस चीज के बगैर नहीं होगा जब तक आप इन सब से बात नहीं करेंगे। एक होलिस्टिकली लेना पड़ेगा इस चीज को। आप अलग से यहाँ पे अमन नहीं, वो कोशिशें हो चुकी हैं जी। लेकिन डॉक्टर समीरा साहब, फिर सवाल ये उठता है कि बार-बार हो चुकी जाके आजादी के नारे क्यों नहीं लगाए जाते हैं? वहां पर जाके आजादी के नारे क्यों नहीं लगाए जाते हैं? फिर अगर हमारे अंदर वाकई में वो जज्बा है कि नहीं, वो जो हिस्सा है वो भी हमारा ही हिस्सा है और उसको हम शामिल करेंगे, तो फिर वहां पर आजादी के नारे क्यों नहीं लगाए जाते हैं? तो वो तो आप वहां के लोगों किसे पूछेंगे ना। हमें तो उधर आने जाने की इजाजत भी नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं कि वो क्यों नहीं आजादी के नारे लगाते हैं। लेकिन देखिए, लगातार आप बात तो ये कह रहे हैं कि बिना पाकिस्तान को शामिल किए इस मसले का हल ही नहीं हो सकता है। यानी कि अगर जम्मू कश्मीर में अमन बहाली होगी, मिलिटेंसी खत्म होगी, यहाँ पर अगर लोगों को रोजगार मिलेगा तो पाकिस्तान को शामिल करना पड़ेगा इसमें। हम अपने यहाँ के टेररिज्म के खात्मे के लिए हम पाकिस्तान से क्यों बात करेंगे? रोजगार, यही आप गलती कर रहे हैं। रोजगार से अगर ये मसला हल होता तो ये कब का हल हो गया होता। तो ये रोजगार यहाँ कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप? डॉक्टर समीउल्लाह साहब, इन चीजों का कोई मतलब नहीं होता। वो अनएम्प्लॉयड यूथ है, आज आप उसके हाथ में कलम दीजिए, आज आप उसको रोजगार दीजिए। नहीं, गलत, ये आपकी गलत असेसमेंट है, बिल्कुल गलत असेसमेंट है। नहीं, बिल्कुल गलत असेसमेंट है। अभी आपने कहा कि यूथ वहां का अनसेटिस्फाइड है। अभी माफ कीजिएगा, अभी आपने कहा वहां के यूथ के चेहरे पे खुशहाली नहीं है। अभी आप ये कह रहे थे और आप कह रहे हैं यूथ वहां पे जो है उसको रोजगार नहीं चाहिए। खुशहाली, पॉलिटिकल खुशहाली नहीं है, उनको पॉलिटिकल हल नहीं मिल रहा है, वो नौकरियां नहीं ढूंढ रहे हैं। आपको इससे बाहर, इस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। वो पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाह रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल हल चाह रहे हैं इस मसले का। तो वो नौकरियां, सड़कें, रोजगार, उनको रोजगार नहीं चाहिए। ये दूसरे बात। अनुराग जी मुझे बताइए, अच्छा चलिए, आप कह रहे हैं पॉलिटिकल हल की, आप रोजगार चाहिए लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं है। पॉलिटिकल हल की आप कैसी बात कर रहे हैं? आप 21वीं सदी में ये डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, ये आप लोग वहां के यूथ को बरगला रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि यूथ को वहां पे रोजगार नहीं चाहिए तो माफ कीजिएगा, आप लोग गलत उनको शिक्षा दे रहे हैं। ये उनके जो है उनको गलत डायरेक्शन में लिया जा रहा है कि अगर आप ये कह रहे हैं यूथ को रोजगार नहीं चाहिए, मैंने कहा लेकिन प्रायोरिटीज होती हैं। जी, अगर आप ये कह रहे हैं वहां के यूथ को ये मैसेज दे रहे हैं कि वहां पे अगर रोजगार नहीं चाहिए तो ये गलत है, ये गलत है। पॉलिटिकल लीडरशिप का सोल्यूशन वो अपनी सियासत में फंसाकर उन्हें बरगलाते रहते हैं और असल इशू से उन्हें भटकाते रहते हैं। मेरा यकीन है ये कि अगर आज कश्मीर के नौजवान को कलम थमाई जाएगी, उन्हें रोजगार दिया जाएगा और उन्हें एक इस तरह की कोई जॉब्स दी जाएंगी, कारोबार दिए जाएंगे, वो पत्थर कभी नहीं उठाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जो सियासी पार्टियां हैं वो उन्हें इन्हीं मसलों में उलझाकर रखना चाहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं इस प्रोग्राम को ये खत्म करना चाहूंगी। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।